Hello guys, welcome back to another video of e-business series. So आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स का जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है एंड आई मस्ट से दिस इज लाइक द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर। तो मैंने डिसाइड किया कि फाइनली ठीक है ये चैप्टर आज कर ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So friends, a computer's working is dependent on the combination of hardware and software. जो एक कंप्यूटर है जब वो वर्क करता है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही जरूरत है। वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वर्क करता है। ठीक है, उसकी जो वर्किंग है वो डिपेंडेंट है इन दोनों चीजों के ऊपर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब भी काम नहीं कर पाएगा और अगर हार्डवेयर नहीं होगा तब भी काम नहीं कर पाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन की जरूरत है। ओनली हार्डवेयर इज नॉट इनफ फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। सिर्फ एक हार्डवेयर के साथ आप जो है अपने कंप्यूटर को वर्क नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स दैट यू कैन गिव टू अ मशीन टू टेल इट हाउ टू डू समथिंग। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये बिल गेट्स ने दी है। इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ग्रुप ऑफ रूल्स, वो एक कुछ रूल्स का समूह है, ग्रुप है, जो एक मशीन को ये बताते हैं कि उसको कैसे कुछ करना है। ठीक है, कोई भी काम उससे करना है तो वो किस तरीके से करना है, उसको कैसे वो उस चीज को कर सकती है मशीन उस काम को। जो वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे सॉफ्टवेयर की? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडोज मीडिया प्लेयर और कितने भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप। आपका पावर पॉइंट है, आपके स्टिकी नोट्स हैं, वॉट एवर, कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज करते हैं। आपका पेंट से लेके कैलकुलेटर से लेके सारी ही जो चीजें हैं ये सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर को, जो आपकी मशीन है उसको ये बताते हैं कि किस तरीके से उसे कोई काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कि जो डेफिनेशन बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की दी है। चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। अब आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। ठीक है, आपको किस तरीके की चीज या आइटम को आपको परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपकी सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस वीडियो के अंदर हम इन्हें कवर करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, किन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बुलाते हैं। ठीक है, दी सॉफ्टवेयर विच डू दी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि एक कंप्यूटर के बहुत बेसिक ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि दे कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। अब जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उन्हें हम आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड थर्ड इज यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, इन सबको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो ये हमने ब्रॉडली जो है पहले सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हमने बोला कि जितने भी हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको हैंडल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द मेन फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमने अभी बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो सारे जो मेन उसके फीचर्स हैं वो क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। अब जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं, एक यूजर और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ठीक है, वो एक इंटरफेस है, उनके थ्रू जो है आप कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। मैं आप बता पा रही हूँ कि मुझे सॉफ्टवेयर से क्या काम है और सॉफ्टवेयर परफॉर्म करके मुझे वापस दे पा रहा है। तो वो जो इंटरेक्शन है, जो इंटरफेस है, जो मीडियम है, वो जो काम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। नेक्स्ट इज इट मेक्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट।
अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो ये सारे जो काम मैंने अभी आपको बताए वो करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेशन है, एक यूजर का एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशंस बहुत ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होते हैं, बहुत उनका इम्पैक्ट पड़ता है और वो बहुत ही ज्यादा जो है एफिशिएंट होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज it controls all the processing activities and makes sure that the resources and the power of the computer are used in most efficient manner. अब जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सारे जितने भी प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हो रही होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज का क्या मतलब है, कितने सीपीयू यूज हो रहे हैं, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, वो सारी जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज कंप्यूटर को चाहिए, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, इस मैनर में कंट्रोल करते हैं कि सबसे अच्छे एफिशिएंट मैनर के अंदर ही उनकी जो है यूटिलिटी हो, ठीक है। कि जो आपका सिस्टम है वो कम पावर टेक करे, कम उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो या हेल्ड अप हो, वो सारी चीजें जो है वो देखता कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, स्कैन इनपुट डिवाइसेस फॉर इनपुट एंड सेंड्स आउट टू आउटपुट डिवाइसेस। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ये चेक करेंगे वो लोग कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है डिवाइसेस की आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ। कि जैसे कि सपोज कीजिए, क्या आपका कोई प्रिंटर अटैच्ड है, क्या आपका कोई स्कैनर अटैच्ड है, या फिर जितने भी से आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करके इनपुट देते हैं, माउस से कुछ क्लिक करके इनपुट देते हैं, वो लेना, और उसके बाद जो भी आप अपने मॉनिटर पे आउटपुट देख रहे हैं या प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं, जो आउटपुट है उसको देना भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसे हैंडल करते हैं, उनका ही काम है इनपुट आउटपुट को भी मैनेज करना। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। अब और क्या काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हमने जो जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी, हमारे मशीन को तो उस लैंग्वेज में समझ नहीं आता है, ठीक है, उसको तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो जो कन्वर्जन है वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, और उसके बाद जो हम आउटपुट देखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज से एक रीडेबल फॉर्मेट में, एक यूजर लैंग्वेज में लेके आना भी उन्हीं का काम है, ठीक है। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली प्रोवाइड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कहाँ से आते हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने हमारा कंप्यूटर बनाया है, ठीक है, जिसने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, वही आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कभी देखे, आपने कोई नया लैपटॉप खरीदा है तो उसके अंदर आपको विंडोज जो है इंस्टॉल्ड आती है, या आपने मैक खरीदा है तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपके पास आएगा मैन्युफैक्चरर से ही, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Next point is the various types of computers require different types of system software programs in order to operate. अब हर कंप्यूटर के अंदर सेम सिस्टम सॉफ्टवेयर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, आपने एंड्रॉइड उसमें देखा, तो आपको वही उसमें एनवायरनमेंट मिलेगा। आपने उसके अंदर विंडोज के लिए खरीदा तो आपको विंडोज इंस्टॉल मिलेगा, आपने मैक खरीदा है तो आपको iOS मिलेगा। वही जो है यहाँ पे फंडा है कि अगर आपका जो कंप्यूटर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसे जो भी ऑपरेशंस ऑपरेट करने के लिए जौन से भी सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अंदर वही सॉफ्टवेयर जो है यूज होंगे। एग्जाम्पल of system software: operating system, compilers, assemblers, interpreters and linkers। अब आपके पास एग्जांपल्स क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो है सबसे बढ़िया एग्जांपल लगती है मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। उसके बाद आपके कंपाइलर्स हैं, असेंबलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं एंड लिंकर्स हैं, ठीक है। ये आपके मेजर एग्जांपल्स हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और वो क्या मेन फीचर्स हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी वो थी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस लेयर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस लेयर है, एक मीडियम है, किस किस के बीच में, एक यूजर जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को उसको, और हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। अब जो स्क्रीन है, सपोज कीजिए कि आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आप उसका क्या करेंगे, आप उससे कुछ भी काम की बात नहीं करा सकते, करेक्ट, वो एक हार्डवेयर है सिर्फ। तो इस मेरे उस हार्डवेयर और मुझे कनेक्ट करने वाला कौन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो एक इंटरफेस लेयर है।
It is considered as the backbone of a computer, managing both software and hardware resources. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर का नाम भी दिया गया है। बैकबोन का क्या मतलब है? जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ना कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरीके से बैकबोन ऑफ कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला गया है, क्योंकि वो हार्डवेयर एज वेल एज जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है उन दोनों को संभालती है, उन दोनों को लिंक करती है। All computers must have an operating system used for starting the computer and to run other programs. हर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर ऑन हो सके और उसके ऊपर कोई और काम किया जा सके। जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जरूरी नहीं है सारे लैपटॉप के अंदर विंडोज ही इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। कोई और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो सकता है, कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो सकता है। मे बी आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, मे बी आप यूनिक्स यूज कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि किसी तरीके का कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके बाद ही कोई और प्रोग्राम उसके ऊपर रन होगा। जैसे कि अभी मैं ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप के ऊपर इस टाइम पे, और मैं उसके ऊपर पावर पॉइंट जो है उसका जो प्रोग्राम है उसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा पावर पॉइंट किसके ऊपर रन हो रहा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। To communicate with a computer, it is essential that a communication channel should be there, and this communication channel is called operating system. वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी काम करने के लिए एक यूजर और एक हार्डवेयर को इंटरैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन का चैनल चाहिए, एक बातचीत करने का चैनल चाहिए। वो चैनल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है। नेक्स्ट पॉइंट, it allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड देन मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज, करेक्ट। तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वजह से मुझे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती, बट फिर भी मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज तक जो कन्वर्जन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसके अंदर वो है इट अलाउज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ओके, ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स, जैसे कि एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज 10, लिनक्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम जो हैं, जो एग्जांपल्स हैं वो दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, सिर्फ ये दिखाया है कि किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और एज वेल एज जो बाकी के हार्डवेयर हैं जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सीडी ड्राइव है, इन सब के साथ, मॉनिटर है, इन सब के साथ भी ऑपरेट करता है, कि एक बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए सो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम ये लोग चीज समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अभी हम उसके कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज टू ट्रांसफर कमांड्स इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। अभी हमने बोला था कि जितने भी हम उसको कमांड्स देते हैं वो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। सो operating system receives commands and clicks as input and converts them into a language which is computer can understand so that computer can act as per the commands. अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी उसको कमांड्स दी जाती हैं, चाहे वो कीबोर्ड से दी जाएं या फिर वो क्लिक्स के द्वारा जो है इनपुट की जाएं, वो सारे जो कमांड्स हैं उनको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि उसको क्या परफॉर्म करना है, क्या कमांड है। An operating system acts as an interpreter between the computer and the user. अब इस चीज को हम ये भी बुला सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरप्रेटर की तरह जो है काम कर रहा है एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में। अब इंटरप्रेटर कौन होता है? अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे सपोज मुझे किसी से बात करनी है जो जापानीज में बात करते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती और मुझे जापानीज नहीं आती, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है जो हम दोनों पर्सन्स को आती हो, तो हम बीच में एक ऐसा पर्सन ले आते हैं जिसे मेरी बात भी समझ आए, उनकी बात भी समझ आए। मैं हिंदी में बताऊंगी, वो उन्हें कन्वर्ट करके जापानीज में बताएगा, और उसी तरीके से वो उनको बताएंगे
और वो मुझे कन्वर्ट करके वापस हिंदी में बताए। अब उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है ट्रांसलेटर बोल देते हैं या फिर इंटरप्रेटर भी बुलाते हैं। तो अब वैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरप्रेटर की तरह जो है काम कर रहा है एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करके बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू लोड प्रोग्राम इन कंप्यूटर मेमोरी एंड टू एग्जीक्यूट इट व्हेन नीडेड। अब उसका सेकंड जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, वो प्रोग्राम्स को लोड करता है कंप्यूटर की मेमोरी में और उनको एग्जीक्यूट करता है जब भी उनकी जरूरत हो। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स the required programs in the memory of the computer and executes when we need them। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोग्राम्स होने चाहिए वहां पे लोड किया जाता है, जब उनको आपको एग्जीक्यूट करना है मतलब चलाना है तब उनको एग्जीक्यूट कर देता है। ये जो हमारा वर्क है, जो फंक्शन है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है संभालता है। नेक्स्ट पॉइंट टू हैंडल डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम डिवाइसेस। To control the data on storage devices like hard disk or floppy disk, it also manages other hardware devices। अब जितना भी आपका डेटा है वो आपके किसी भी हार्डवेयर के अंदर पड़ा हो, हार्ड डिस्क में हो या फ्लॉपी डिस्क में हो, उसकी जो सारी मैनेजमेंट है या उसका जो डेटा ट्रांसफर का जो प्रोटोकॉल है वो सारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। अगर आपको आपके पेन ड्राइव से कोई डेटा कंप्यूटर में डालना है या कंप्यूटर से कोई डेटा आपको पेन ड्राइव में डालना है, वो सारा जो प्रोसेस है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। चलिए आगे। सो फोर्थ पॉइंट हमारा है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा। जो हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो आपको सिक्योरिटी और साथ ही साथ आपके डेटा की मेंटेनेंस जो है वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट टू मैनेज स्टोरेज प्लेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज स्पेस फॉर स्टोरेज। अब आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी है, कितनी स्टोरेज स्पेस है, उसको मैनेज भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्स्थ पॉइंट to ensure utilization of system by authorization users। Operating system ensures that only authorized users make access to the system। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस चीज का भी ध्यान रखता है कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, मतलब जिनको आप चाहते हैं कि सिस्टम को यूज करे, सिर्फ वही लोग उसको यूज कर पाए। ऑथेंटिकेशन जो है, जैसे पासवर्ड लगाइए तो भी आपका लैपटॉप जो है वो खुलेगा, आप हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। चलिए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है इसके अंदर 8 तरीके के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि कौन कौन से तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके नाम लिस्टेड हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमने यहाँ पे लिस्ट किया है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे 8 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि जो है टाइप्स हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये 8 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है उसका क्या मतलब है, क्या उसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है, और क्या उसकी एग्जाम्पल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ने वाले हैं वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। First point, a multi-user operating system allows more than one user to access the computer at the same time। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या है, जैसे उसका नाम बता रहा है मल्टी यूजर। मल्टी का क्या मतलब है, मोर देन वन, ठीक है, और यूजर कि एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे यूजर्स को एक ही टाइम पे उस सिस्टम को यूज करने का एक्सेस देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक ही टाइम पे सेम टाइम के ऊपर एक से ज्यादा लोग जो हैं, यूजर्स जो हैं, उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस टेक्निक मोस्टली अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इज एस्टैब्लिश्ड। अब इस टेक्निक के अंदर मोस्टली क्या होता है, एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बिछाया जाता है, ठीक है। Next is multi-terminals are attached with a host computer and more than one user can operate the terminal। अब इसमें क्या होता है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जो होस्ट रहता है, उसके साथ बहुत सारे मल्टीपल टर्मिनल्स जो है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं।
अब इससे क्या है कि हर टर्मिनल जो है डिफरेंट यूजर्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स टू वर्क साइमल्टेनियसली। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि 100 या 1000 लोग भी एक ही समय के ऊपर जो है एक्सेस कर सकते हैं, सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यूनिक्स इज अ पावरफुल मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब इसके अंदर जो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है वो यूनिक्स के ऊपर है कि सबसे ज्यादा अच्छा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो यूनिक्स है। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो उसके अंदर अगर आप 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में ये भी बता देंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे वर्क करने के लिए अलाउ करता है, तो भी आपका ठीक है वो आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, the operating system which is capable of using and managing more than one CPU is called multi-processing operating system। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैपेबल है, ठीक है, जो एक से ज्यादा सीपीयूज को मैनेज कर सकता है, जिसमें वो हिम्मत है, वो पावर है, जिसपे वो कैपेबिलिटी है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बुलाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, each CPU in this technique is allotted a definite task। अब इस टेक्निक में क्या होता है, जितने भी सीपीयू हैं उसमें से हर एक सीपीयू को एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है, ठीक है, कि ये वाला जो सीपीयू है ये एक पर्टिकुलर ये वाला टास्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Various schemes have been developed for the functioning of multi-processing operating system। अब जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको वर्क कराने के लिए जब इनकी डेवलपमेंट हुई तो बहुत सारी स्कीम्स बनी। इन वन टेक्निक, वन सीपीयू रिटेन्स ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर प्रोसेसेस। अब उसमें से एक जो स्कीम, एक टेक्निक ऐसी थी जिसमें क्या बोला गया कि इसमें से एक सीपीयू ऐसा होगा जो कि मेन होगा, वो बाकी के सारे सीपीयूज के ऊपर भी ध्यान रखेगा, ठीक है, कंट्रोल रखेगा, और ये भी ध्यान रखेगा कि जितने भी बाकी प्रोसेसर्स हैं वो कंप्यूटर के क्या कर रहे हैं, उसके पास ओवरऑल कंट्रोल होगा। जैसे एक स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं, प्रिंसिपल भी होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो मेन होता है, उसके पास ओवरऑल कंट्रोल होता है। उस तरीके से कि इस टेक्निक के अंदर एक सीपीयू को हम ओवरऑल कंट्रोल देंगे। The controlling CPU uses the power of other CPUs as if they were peripheral devices of the computer। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कंट्रोलिंग सीपीयू है वो बाकी के सीपीयूज को इस तरीके से यूज कर रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई पेरिफेरल डिवाइसेस हों कंप्यूटर की, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर के साथ कितनी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस लगती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, कितनी सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। उसी तरीके से वो उसको यूज करता है कि जो मेन सीपीयू है बाकी के सीपीयूज को उसका एज अ हेल्पिंग हैंड यूज करता है, ठीक है। इन सम अदर अप्रोच, अब कोई और अप्रोच भी थी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारी स्कीम्स बनी थी। अब किसी और अप्रोच की बात करते हैं। अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इज एस्टैब्लिश्ड, ईच सिस्टम हैविंग वन सीपीयू। अब इसमें क्या करते हैं कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना लेते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं बहुत सारे उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, और हर कंप्यूटर सिस्टम के पास एक सीपीयू होता है। Each computer is capable of communicating with the other computer system। अब जो हर कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है। The network provides sharing of IO resources। अब जो ये नेटवर्क है इसके अंदर IO resources जो है वो शेयर्ड होते हैं। IO resources क्या है, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, ठीक है, वो शेयर्ड रहते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, एक पूरा आपने नेटवर्क बना लिया, उसके साथ आपने एक प्रिंटर अटैच कर दिया, तो वो सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसको यूज कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। अब मल्टीटास्किंग से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। मल्टी मतलब मोर देन वन, टास्किंग मतलब टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। अब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये एबिलिटी है कि वो ज्यादा जो है एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे रन कर सके, उसे बुलाते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दे अपीयर टू बी रनिंग साइमल्टेनियसली बट दे आर एक्चुअली स्विचिंग बिटवीन देमसेल्व्स।
अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप काम करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो इतने सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो एक साथ नहीं चल रहे होते, वो एक दूसरे के बीच में स्विच कर रहे होते हैं कि अभी ये चल रहा है फिर ये चल रहा है, पर उनका जो स्विचिंग है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो टाइम है वो इतना कम होता है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि वो एक्चुअली स्विच कर रहे हैं और एक टाइम पे एक ही चीज रन हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजें जो है रन हो रही हैं। The operating system schedule all the programs running under it in such a way that each program gets a slice of the total time. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ध्यान रखता है कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए जो टोटल टाइम है उसमें से हर प्रोग्राम को इक्वल टाइम जो है दिया जाता है, हर प्रोग्राम को इक्वल टाइम अलॉट हो जाता है कि इतने टाइम के लिए ये चलेगा, इतने टाइम के लिए ये चलेगा, तो उसकी वजह से जो है स्विचिंग का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। If, for example, there are 3 programs running and program A has been scheduled in the first slot, it will relinquish its control after its time slice is over. अब suppose कीजिए कि आपके पास 3 प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं, A, B and C. अब जो A प्रोग्राम है उसको सबसे पहले चलने के लिए जो है उसको शेड्यूल किया गया है। अब A को टाइम मिल गया है कि उसने इतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए ही चलना है। एज सुन एज, चाहे आपका जो ए का टास्क है वो पूरा हुआ चाहे नहीं हुआ, उतने टाइम के बाद उसने बंद हो जाना है, ठीक है। The processor will make a note of whichever situation the program A was in and then give control to program B. अब उतने टाइम में ए ने अपना जितना काम फिनिश कर लिया, ठीक है, अगर उसका पूरा काम खत्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखेगा कि उसने कितना काम कर लिया था और ए को छोड़ के अब वो कंट्रोल प्रोग्राम बी को दे देगा जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। सेम हैपेंस विद प्रोग्राम बी एंड प्रोग्राम सी। उसी तरीके से उतने टाइम के लिए जो प्रोग्राम बी है जो उसे अलॉट हुआ है वो काम करेगा, चाहे उसका काम फिनिश हुआ चाहे नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टाइम खत्म होने के बाद सी को दे देगा। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो याद रख रहा है कि ए किस सिचुएशन में था, बी किस सिचुएशन में था। अब जब सी ने भी अपना टाइम कंप्लीट कर लिया तो दोबारा से घूम के ए की टर्न आ जाएगी और ए ने जितना काम करके जहां छोड़ा था उसी पॉइंट से वो कंटिन्यू करेगा। आफ्टर सी, प्रोग्राम ए विल गेट कंट्रोल एंड प्रोसेसर विल स्टार्ट फ्रॉम wherever program A had left off in the previous time slice. ठीक है, वो वहीं से जो हमारा प्रोग्राम ए है वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पे उसने अपना काम पहले बीच में छोड़ा था। Example of such an operating system is Windows 95, 98 and 2000, Unix, Linux, etc. अब ये कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंडर आते हैं जो हम विंडोज आजकल यूज करते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है, यूनिक्स है, लिनक्स है, वो सारे जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। एक ही टाइम पे आप कितने सारे प्रोग्राम्स जो है रन कर रहे होते हैं जो इसी तरीके से वर्क करते हैं स्विचिंग के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, सिंगल मतलब एक, यूजर मतलब जो उसे यूज कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट है वो है मोस्टली द कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एट अ टाइम। इंडिविजुअल पर्सन ही इसको एक टाइम के ऊपर यूज करता है। दीज आर स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स इन नेचर, ठीक है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हैं। और ऐसे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स के अंदर रन होते हैं जो एक टाइम पे एक ही यूजर को काम करने देते हैं उन्हें हम बुलाते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं यूज करने और अंडरस्टैंड करने क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक ही यूजर इसको ऑपरेट कर रहा है। एंड उसके बाद है सिंस देयर इज ओनली वन यूजर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। अब क्योंकि एक ही पर्सन जो इसके ऊपर है वो काम कर रहा है तो आपको किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी तरीके का रिसोर्स देने में। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग लोग जो है सेम कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, या ऐसी कोई भी आउटपुट या इनपुट नहीं है जिसके लिए रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम हो। Next point, the most popular single user operating system is MS-DOS, that is Microsoft Disk Operating System. अब सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है MS-DOS। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में या किसी फिलअप में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, DOS में क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डिफिकल्ट। अब इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट की भी कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आते क्योंकि एक ही बंदा काम कर रहा है तो उसको जो मेमोरी है
वो एक पर्टिकुलर ही लेगा। तो ऐसे मैनेजमेंट जो है, मेमोरी की मैनेजमेंट ऐसे सिस्टम्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफिकल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द सीपीयू हैज टू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम इन अ गिवन टाइम। अब जो सीपीयू है उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं आता, क्योंकि उसे एक गिवन टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है रन करना होता है। तो एक काफी सिंपल ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसको क्यों बनाया गया, कि क्या करना चाह रहा था? ये चाहता है कि जो हमारा सीपीयू है उसकी जो यूटिलाइजेशन है, जो उसकी वर्तो है, वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो, सबसे अच्छे तरीके से उसकी की जाए, ताकि हम उससे बेनिफिट जो है हमारे कंप्यूटर से सबसे अच्छा ले सके। दिस टेक्निक रिड्यूसेस द आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू। अब इस टेक्निक का मेन फंडा ये था कि जो हमारे सीपीयू का आइडल टाइम है, आइडल मीन्स खाली रहना, ठीक है, कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो फ्री बैठा है, वो टाइम जो है कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर मेड अवेलेबल इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारा मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल किए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं। The number of loadable programs, however, depend on the size of the memory. अब कितने प्रोग्राम लोड किए जा रहे हैं वो डेफिनेटली कितनी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। The operating system selects one of these jobs and instructs the CPU to execute it. अब जो इतने सारे हमने प्रोग्राम लोड कर दिए मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसमें से एक को चूज कर लेता है और सीपीयू को बोलता है इसको एग्जीक्यूट करो। While this program is being executed, another becomes available from the main memory simultaneously. अब जब एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, साथ के साथ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, दूसरा प्रोग्राम को अवेलेबल कर देता है मेन मेमोरी के अंदर, ताकि जैसे ही वो खत्म हो साथ के साथ अगला स्टार्ट हो जाए। ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेस। अब इससे क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम के आने का। Several programs are resident in memory, but the CPU executes only one program at a given time. अब जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोड कर देते हैं, लेकिन एक टाइम के ऊपर एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। In this type of operating system, a number of terminals are attached to a computer and each terminal has direct access to the main computer. अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टर्मिनल्स जो हैं वो अटैच किए जाते हैं एक कंप्यूटर के साथ, और जो हर टर्मिनल है उसको एक्सेस होता है उस मेन कंप्यूटर तक। ठीक है। The main computer treats the programs in memory as a circular queue. इसको ध्यान से सुनेंगे कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर, वो उनको किस तरीके से ट्रीट करता है, एक सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट करता है। क्यू क्या होती है, लाइन, सर्कुलर गोल। मतलब ऐसा सपोज कीजिए कि एक सर्कल के अंदर आपने एक सर्कल बनाया, सब लोगों ने, आप सर्कल के अंदर सब खड़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक की टर्न आती है, फिर नेक्स्ट की टर्न आती है, और सर्कल में इस तरीके से हम लोग गोल मूव करते रहते हैं और सबकी टर्न आती रहती है। A number of users can communicate with the main computer through various terminals. अब इसके अंदर बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो मेन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उन टर्मिनल्स को यूज करके। The operating system allocates a fixed time slice to each program. हर प्रोग्राम को एक फिक्स्ड टाइम की जो स्लाइस है वो दी जाती है कि हर प्रोग्राम इतने सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए काम करेगा। This time slice is of order of 10 to 100 milliseconds. अब इस टाइम स्लाइस की क्या ऑर्डर रहती है, 10 या फिर 100 मिलीसेकंड्स का स्लाइस रहता है। ईच प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। हर प्रोग्राम को उतना ही सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है और उसको एग्जीक्यूट होता है। एज सुन एज द टाइम एलोकेटेड टू दिस प्रोग्राम इज फिनिश्ड, द सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग अनदर प्रोग्राम। जैसे ही एक प्रोग्राम को जितना टाइम मिला था वो खत्म होता है फिक्स टाइम, साथ के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। The unfinished program is put at the end of the queue. अब जो ये अनफिनिश्ड प्रोग्राम था इसको क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उठा के उस लाइन के बिल्कुल एंड में रख देता है, कि जब सबकी टर्न खत्म हो जाएगी तो दोबारा से उस जो प्रोग्राम है जो सबसे पहले रन हुआ था उसकी बारी आएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं,
या तो आप इसको सर्कल की तरह इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे पूरा घूम के जब सबकी टर्न होगी तो दोबारा उसी पर्सन के ऊपर आ गया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, और ये कब तक चलता रहता है, जब तक सारे प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाती। The speed of CPU is so fast that the user does not feel that he is in a queue. अब जो CPU है वो इतना फास्ट वर्क करता है कि ये यूजर को फील ही नहीं होता कि वो क्यू के अंदर है। कि क्यू का क्या मतलब है कि वो अभी वेट कर रहा है कि उसके आगे वाला जो पर्सन है उसका काम फिनिश हो जाए, उसको ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि वो किसी के लिए भी वेट कर रहा है। He has the feeling that he is alone doing the work on the computer. उसको ऐसा ही लगता है कि वो कंप्यूटर के ऊपर अकेला ही पर्सन है जो काम कर रहा है, ठीक है। This technique has all the capabilities of multi-programming operating system. अगर आपको याद हो हमने पहले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कवर किया था जिसके अंदर हम इसी की बात कर रहे थे। अब जो ये हमारा सिस्टम है इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे। So next हमारे पास है real time operating system. In a time sharing system, after the turn of all users in the queue is over, the cycle is completed. The response time to the user is as high as 2 seconds. A user will be attended by the main computer after the much of time. अब टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था ये हमने ऊपर भी देखा, वही इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब वो कह रहा है कि पर रियल टाइम में क्या होता है। इन रियल टाइम सिस्टम दिस टाइम इज वेरी हायर एंड एनी डिले बियॉन्ड अ स्पेसिफिक टाइम में बी डिजास्ट्रस। बट जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो ये टाइम होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इससे काफी वेट कराता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब वो टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो वो बहुत ज्यादा जो है डिजास्ट्रस साबित हो सकता है, नुकसानदायक साबित हो सकता है। A real-time system provides random inquiries from remote locations with instantaneous response. अब जो रियल टाइम सिस्टम है वो क्या करता है कि बहुत सारे रैंडम लोकेशंस के से इंक्वायरीज लेता है और उनको साथ के साथ इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्सेज जो है देता है। The operating system instructs the computer to analyze the data and send appropriate signal message back to the device. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को बोलता है कि जो भी डेटा आपको आया है उसको एनालाइज करो और जो भी सही सिग्नल या जो भी मैसेज है वो उस डिवाइस तक वापस भेजो। Such systems are dynamic in nature since they accept random input. जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा डायनामिक होते हैं, साथ के साथ रिस्पॉन्ड करने वाले होते हैं नेचर के अंदर, और इसी वजह से वो रैंडम इनपुट्स जो हैं एक्सेप्ट भी करते हैं। स्टेटस ऑफ फाइल चेंजेस डायनामिकली। अब क्योंकि डायनामिक होते हैं नेचर में तो जो फाइल्स आ रही हैं, जो जितनी भी इनपुट आ रही है, उनका जो स्टेटस है वो सारा के सारा जो है डायनामिकली रियल टाइम के अंदर अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप जो कि है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल नेटवर्क। अब एक नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया गया है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। A single operating system assigned to all the computer on the network is referred to as distributed operating system. अब इसके अंदर क्या है, एक ही सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सारे कंप्यूटर्स को जो कि एक नेटवर्क के अंदर हैं उन्हें असाइन किया जाता है, उसे हम बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी कॉमन ऑन द लैन। अब जो हमारा लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत कॉमन है, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इवन अटैच्ड टू रिमोट होस्ट। अब एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं चाहे वो एक रिमोट होस्ट के ऊपर हो, रिमोट का क्या मतलब होगा कि दूर दराड़े वाली चीज, ठीक है, उसके ऊपर भी अवेलेबल होंगे तो उसको भी जो है अटैच्ड होंगे उससे, उसको भी अवेलेबल कर देगा। शेयर्ड फाइल्स मे बी अवेलेबल ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर। अब जितनी भी शेयर्ड फाइल्स हैं, शेयर्ड फाइल्स का मतलब एक फाइल जो कि सब शेयर कर रहे हैं, अब वो सारी फाइल्स जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होंगी, एक सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल होंगी। डिफरेंट कंप्यूटर्स में ऑल्सो बी स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब जो अलग कंप्यूटर्स हैं वो सेम इंफॉर्मेशन को या अलग इंफॉर्मेशन को हो सकता है अलग तरीके के फॉर्मेट्स में स्टोर कर रहे हो। Network operating system supports communication between the users and between the user and system. अब इसके अंदर ये चीज क्या है
कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है कोई दो यूजर्स के बीच में या मल्टीपल यूजर्स के बीच में, साथ ही साथ एक यूजर और एक सिस्टम के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नोवेल नेटवेयर एंड विंडोज एनटी आर द पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एग्जांपल्स क्या हैं? नोवेल नेटवेयर है और विंडोज एनटी, ये दोनों ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया आपके काम आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी के पार्ट्स भी आपको बना के दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि यूजफुल थी और आपको बाकी का कंटेंट चाहिए, तो मैं आप इसके बाकी के पार्ट्स भी आपको बना के जरूर अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी। एंड टिल देन, थैंक यू।